एमपी की सियासत का नया जायका, निकाय चुनाव में ओवैसी का तड़का, कांग्रेस ने बताया बीजेपी की बी टीम, बीजेपी बोली नहीं चलेगा टुकड़े टुकड़े का गेम। एआईएमआईएम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी निकाय चुनाव में प्रचार के लिए एमपी के दौरे पर है। प्रदेश के 7 नगर निगम में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है। इन शहरों में ओवैसी प्रचार करते दिखेंगे, लेकिन एमपी में ओवैसी की एंट्री पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताते हुए ध्रुवीकरण की कोशिश का आरोप भी लगा दिया है। ओबीसी सब ये भाजपा की बी टीम है, सब उनको वो ले के ला रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। ये वो एक गाना था कि पब्लिक है, ये सब जानती है। ठीक है, ये विजय कांग्रेस और कांग्रेस के प्रत्याशी। खास बात यह है कि ओवैसी ने जिन शहरों में अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें मुसलमानों की संख्या दूसरे शहरों की तुलना में ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी तो इस बात से खुश नजर आ रही है कि ओवैसी की एंट्री से कांग्रेस को ही नुकसान होगा, क्योंकि अल्पसंख्यक कांग्रेस का पारंपरिक वोट माना जाता है। हालांकि बीजेपी ने ओवैसी को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताकर साफ कह दिया है कि चाहे केजरीवाल हो या ओवैसी, जीत बीजेपी की ही होगी। स्वागत है ओवैसी जी का, और मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि ओबीसी किस तरह से विभाजन की राजनीति करते हैं और बाकी के दल किस तरह से उसके टुकड़े टुकड़े गैंग के भागीदार हैं। मित्रों, स्पष्ट रूप से मन बना चुकी है जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। अब चाहे ओबीसी आए चाहे केजरीवाल। ओवैसी की पार्टी जिन 7 शहरों में चुनाव लड़ रही है, उनमें से 5 शहर मालवा निमाड़ अंचल में है। भोपाल और जबलपुर को छोड़कर बाकी सभी शहर इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम और खंडवा मालवा निमाड़ इलाके में ही आते हैं। 2 महीने पहले खरगोन में दंगे हुए थे। दंगों के बाद हो रहे चुनाव में जबरदस्त ध्रुवीकरण की बात कही जा रही थी। अब ओवैसी के आने के बाद ये ध्रुवीकरण और तेज हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस को भी कुछ नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है निकाय में ओवैसी का तड़का। चुनाव में अलग अलग तरह के तड़के लगते हैं और अब इसी की कमी थी शायद कि ओवैसी साहब भी मध्य प्रदेश की सियासत में अपनी दस्तक दे दें, और उसके लिए भी उन्होंने विधानसभा चुनाव को नहीं चुना, उन्होंने इसके लिए चुना है मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव को। और यही वजह है कि उनकी पार्टी अब मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में मालवा निमाड़ अंचल के कुछ ज़िलों में बाकायदा अपने कैंडिडेट उतार रही है। और दूसरी तरफ पंजाब में जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी आप भी ये मान रही है कि उसके लिए भी मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ बेहतर संभावनाओं वाले राज्य हो सकते हैं। तो देखना होगा कि क्या कोई खाता खुलता है इक्का दुक्का, या कहीं कुछ वोट डिवीज़न में ये दोनों ही पार्टियां अपनी मौजूदगी से कोई फ़र्क पैदा करती हैं। और किसी समय समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जब मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत असर कुछ सर्टेन पॉकेट्स में था, वैसी कुछ झलक ये दिखलाती हैं क्या कि कम से कम आप कह सकें कि मध्य प्रदेश में तीसरी जो राजनीतिक पॉलिटिकल फोर्स है वो किसी न किसी रूप में थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। तो देखते हैं। अब दोनों तरफ से बयानबाजी है। कांग्रेस का कहना है बी टीम है और बीजेपी का कहना है आ जाएं, केजरीवाल भी आ जाएं, ओवैसी भी आ जाएं, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर लोग बहुत अच्छे से समझते हैं तमाम चीज़ें। लेकिन ओवैसी का आना ये बताता है कि विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा 2024 दोनों में ओवैसी अब मध्य प्रदेश की ज़मीन पर अपनी पार्टी की फसल उगाने की कोशिश पुरजोर तरीके से करेंगे। और इसमें भी उनकी जो ताकत होगी, क्योंकि कहा ही जाता है कि मध्य प्रदेश में करीब 2 दर्जन विधानसभा सीटें हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता अपनी प्रेजेंस से मतों को इधर उधर करने में काफ़ी अहम भूमिका अदा करते हैं। तो देखना होगा कि क्या इन सीटों पर जोर आजमाइश करते हुए भी नज़र आएंगे। बहरहाल आज तो हम निकाय चुनाव पर ही बात करेंगे, और एक दिन बाद ही जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, मंगलवार को जबलपुर में रहेंगे ओवैसी और 28 तारीख को भोपाल उनका दौरा है। तो ओवैसी साहब की आमद भी अब हो गई है, अब केजरीवाल साहब का इंतज़ार है। तो जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए।
भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं संदीप पौराणिक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है संदीप जी। अजय सिंह यादव जी हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, प्रवक्ता, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और आशीष अग्रवाल जी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता, उनका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, किस तरह देखते हैं आप ओवैसी का आना और किसको लाभ पहुंचाना? ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन ये सही है कि पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक ओवैसी जहाँ भी आए हैं नुकसान कांग्रेस का ही हुआ है, या फिर अल्पसंख्यक परस्त जो भी राजनीतिक दल रहा है, ऐसा माना गया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को नुकसान हुआ लेकिन फिर भी वो सरकार बना पाई, और उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की चुनावी संभावनाओं को काफ़ी धक्का पहुंचा, ऐसे दावे भी राजनीतिक समीक्षक करते हैं। तो कांग्रेस को ओवैसी के आने से सतर्क हो जाना चाहिए मध्य प्रदेश में। शरद जी, ओवैसी की पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में बड़ी सदाशयता की राजनीति है शरद जी। दल हमले तो करते हैं लेकिन जातिगत और समुदाय के आधार पर हमले नहीं करते। ओवैसी के आने से सबसे बड़ी जो मध्य प्रदेश की राजनीति में है, वो अब दूसरे तरह के हमलों की शुरुआत हो जाएगी जो अब तक नहीं हुए थे। और जब ये हमले होंगे तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन होगा, दो वर्ग बट जाएंगे। और जहां तक आपने लाभ की बात की, जब भी दो वर्ग बटते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा लाभ होता है, कांग्रेस को नुकसान होता है। लेकिन ओवैसी का अगर हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहां ये माना जाता है कि बंटवारा हो जाता है हिंदू मुस्लिम में, सीधा कहें हम। लेकिन ओवैसी को ना 17 में और ना अभी 1% तक वोट नहीं मिला। तो मुझे ये लगता है कि वोट के प्रतिशत पर ज्यादा असर नहीं डालेंगे, लेकिन जो मनोदशा है मतदाता की, उस पर जरूर असर डालेंगे। और इसका लाभ सब जानते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी को ज्यादा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। इसलिए कांग्रेस को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के पास एक ऐसे नेता हैं जिन्हें यह माना जाता है कि वो एक मुस्लिम परस्त हैं। तो कहीं ओवैसी का आना और उनका होना कांग्रेस को ज्यादा नुकसान न दे जाए। ये अहम सवाल है। लेकिन ये भी आपने ठीक कहा कि ओवैसी साहब अभी तक एक मत खींचने वाले नेता और पार्टी के तौर पर नहीं उभरे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके कैंडिडेचर, उनकी पार्टी की उम्मीदवारी कुछ पोलराइजेशन करती है मतों का? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। अजय जी, आप किस तरह देखते हैं? देखिए शरद जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी दल के नेता चुनाव प्रचार में आए और सभी दल चुनाव लड़ें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है और आपत्ति होने का सवाल भी नहीं उठता है। लेकिन जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी जी का अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मध्य प्रदेश में तो अभी तक उनका कोई चुनावी इतिहास नहीं रहा है, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है वो यही बताता है कि वो चुनाव के समय ही एंट्री लेते हैं। चुनाव के अलावा वो कभी जनहित के मुद्दों के लिए किसी राज्य में नहीं आते हैं। केवल जिस राज्य में चुनाव होता है तो वहाँ समीकरण बिगाड़ने के लिए मैदान में आते हैं। जैसे बिहार में तो स्पष्ट तौर पर बीजेपी जेडीयू सरकार बनने का कारण केवल MIM को माना गया था, 30-40 सीटें उनकी वजह से यूपीए गठबंधन हार गया था। उसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी नुकसान हुआ। तो ये एक ऐसी राजनीति जो किसी वर्ग के मुद्दों के लिए, जनहित के लिए कभी दिखाई नहीं देती है, केवल चुनाव के समय समीकरण बिगाड़ने के लिए दिखाई देती है। तो ऐसी पार्टी को जिसके समीकरण बिगाड़ने से केवल भाजपा को लाभ हो, तो भाजपा की बी टीम कहा जाना पूरी तरह सही है, क्योंकि इसका और कोई वजूद इस पार्टी का कभी नहीं रहता है। रही बात मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश का जिस तरह का राजनीतिक कल्चर रहा है, पूरी तरह जनता के बीच में दो पार्टियों के बीच में ही विकल्प चुने गए हैं और मध्य प्रदेश की जनता अभी भी यही उम्मीद करती है कि दो विकल्पों के बीच में ही चुनाव करती है। मध्य प्रदेश में तो ओवैसी जी को उम्मीदवार भी नहीं मिले। भोपाल में मेयर का प्रत्याशी नहीं है, केवल 3 पार्षद प्रत्याशी हैं। मध्य प्रदेश में कहीं भी मेयर प्रत्याशी नहीं है उनका। मालवा निमाड़ में भी कुछ नगर निगमों में 5, 6, 7 पार्षद प्रत्याशी भर खड़े किए हुए हैं। तो ये मानना कि उनका चुनाव में कोई असर पड़ेगा, जब उम्मीदवार नहीं मिले तो असर पड़ने का सवाल नहीं है। लेकिन जो संदीप जी ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह के मुद्दों को हवा दी जाती है जिनसे कि समीकरण बने, बिगड़े और हालात बदलें और उन हालात का लाभ भाजपा को मिले। ये सीधा आरोप है। भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है तो BC टीमों को सक्रिय करने लगती है। तो आप ये आरोप लगा के क्या इस बात को बल नहीं दे रहे हैं कि ओवैसी की मौजूदगी
कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई हवा नहीं है। जिन्हें उम्मीदवार नहीं मिले उन्हें जनमत मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन भाजपा अपना प्रयास करे, अपनी 20 सी टीमों को मैदान में लाए, और हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई असर, कोई जन समर्थन ओवैसी की पार्टी को नहीं मिलने वाला। सुनिए आशीष जी, आपने बात, आरोप है कांग्रेस का कि बी टीम है और कुछ ऐसे मुद्दे हवा में उछालेगी, ये जो तथाकथित बी टीम का आरोप है कांग्रेस का, कि ये मुद्दे जो हैं वो कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इशारा साफ तौर पर है कि बीजेपी के लिए मुफीद हो सकता है। जी जी, देखिए, मैंने पूरी बात सुनी अपने मित्र की और संदीप पौराणिक जी की भी, और इतना तो मुझे समझ में आया कि कांग्रेस असमंजस की स्थिति में तय नहीं कर पा रही है कि ओवैसी जी को निगलें या निकाल दें बाहर, क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उससे फायदा होगा या नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, देखिए, बाबा साहब का ये लोकतंत्र है जिसमें बहुदलीय व्यवस्था है, इसलिए वो स्वतंत्र है मध्य प्रदेश आने से, और भारतीय जनता पार्टी को उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हम चुनाव विकासवाद पे जीतते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पे जीतते हैं। पर मैं तो ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश में ओवैसी जी की आवश्यकता क्या है। मध्य प्रदेश में ओवैसी जी के पॉलिटिकल जेनेटिक लोग बहुत सारे हैं। दिग्विजय सिंह जी हैं जिनको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई नहीं देते हैं, उसको वो मौलवी साहब जिंदाबाद कहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, पानी पी पी के हिंदुओं को कोसते हैं, ओवैसी जी भी यही करते हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी हैं जो जिन्ना के इतने मुफीद हैं, इतने मुरीद हैं कि उनको तो गांधी जी से अच्छे जिन्ना नजर आते हैं, और कमलनाथ जी हैं जो भारत को बदनाम बताते हैं। तो मोरलेस ओवैसी भी यही बात करने वाले हैं। अब कांग्रेस की मैं बी टीम इसलिए कहता हूं ओवैसी जी को, क्योंकि कांग्रेस जिस विचारधारा पे चलती है, जिस राजनीति को करना चाहती है, बांटने वाली, तोड़ने वाली, तुष्टीकरण करने वाली, ओवैसी जी भी लगभग वही करते हैं। पर शरद जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेसियों को क्यों इतना असमंजस होता है या इतनी असुविधा होती है ओवैसी जी की एंट्री से, क्योंकि इनकी 75 सालों की कलई जब ओवैसी खोलते हैं, मुसलमानों को किस तरीके से कांग्रेस ने एक वोट बैंक बना के रखा, उनको मदरसों में मौलवी बनाने की ट्रेनिंग दी, उनके लिए स्कूल कॉलेज में इंजीनियर और डॉक्टर बनने का राह प्रशस्त नहीं की, ये ओवैसी निकाल के सबके सामने सरेआम कांग्रेस को जब राजनीतिक रूप से नंगा करते हैं तो कांग्रेसी असहज की स्थिति में होते हैं। और जब जब कांग्रेस ओवैसी जी से असहजता की स्थिति में होती है शरद जी, ये आधिकारिक रूप से स्वीकार करते हैं कि 75 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आज जब ओवैसी आते हैं तो उनका वो सो कॉल्ड वोट बैंक बट जाता है और कांग्रेस हारने लगती है। अजय जी, देखिए शरद जी, यही तो प्रमाण है, भाजपा को पता है ओवैसी जी क्या कहने वाले हैं, कौन से मुद्दे उछालने वाले हैं। पाकिस्तान परस्ती की बातें, मुस्लिमों के विरोध की बातें, ये भाजपा को पता हो सकता है, क्योंकि बी टीम और ए टीम मिलकर रणनीति बनाती है। इसलिए आपको उनके आने से पहले पता है कि कौन से मुद्दे वो उछालने वाले हैं मध्य प्रदेश की धरती पे। आपने महत्वपूर्ण बात कही विकास की, आप तो बात ही नहीं करना चाहते मुद्दों की। मैं एक उदाहरण देता हूं, 2014 भोपाल में भाजपा ने वादा किया वाईफाई सिटी बनाएंगे, पूरे भोपाल को वाईफाई फ्री मिलेगा। कहीं नाम देखा आपने? ग्रीन सिटी बनाएंगे भोपाल को, 5 लाख पेड़ काट दिए। इन मुद्दों की तो आप कभी बात कर ही नहीं सकते हैं, केवल और केवल बी टीम, सी टीम और समाज में बंटवारे की राजनीति करते हैं। चलिए, इसका अगर आप ये बात बार बार कह रहे हैं कि बी टीम है बीजेपी की, तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म अगर आपका है कोई, तो वो क्या होगा? क्या ताकत आप देखते हैं कि अगर ओवैसी साहब कथित रूप से कहीं कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे जो कांग्रेस के खिलाफ जा सकती हैं, तो आपका मैकेनिज्म क्या होगा उससे बचाव का? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही है। जनता के बीच में, हर नगर निगम के बीच में हम अपना घोषणा पत्र, वचन पत्र लेके जा रहे हैं। उसी के आधार पर हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरह पंचायत चुनावों में भारी तादाद में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीते हैं, नगरीय निकायों में भी कांग्रेस को समर्थन मिलेगा। केवल और केवल मुद्दा वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मैदान में, साथ ही भाजपा के 8 साल पहले की झूठी घोषणाओं की पोल खोलेंगे। हमें किसी के आने जाने से कोई आपत्ति नहीं है, सब मैदान में आए, हमें सबका स्वागत करते हैं। आपके पास जितनी पैरेलल टीमें हैं सबको मैदान में उतारिए, लेकिन जनता कांग्रेस पर विश्वास कर रही है। ये बात आपको
प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चुनौती कांग्रेस के सामने गहरी है। संदीप जी, मेरा सवाल यही है कि कांग्रेस सिर्फ इस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में क्रेडुलस अप्रोच, एक आशु विश्वास की मन में ये धारणा लेकर कि नहीं नहीं हम तो 135 साल पुरानी पार्टी हैं, हमारी ताकत इंटैक्ट रहेगी, चाहे ओवैसी आए, चाहे कोई मुद्दा उछले, शायद यही भरोसा कांग्रेस को बीते एक दशक में काफ़ी भारी भी पड़ा है कि वो यही सोचती रही कि नहीं, उसके स्वरूप को लोग समझते हैं, पुरानी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, आज़ादी के भी पहले की पार्टी है और तमाम चीज़ें समझी जाएंगी। लेकिन आपको लगता क्या है, क्या अब ये राइट टाइम है कि कांग्रेस को इन मुद्दों के साथ अपनी एक मजबूत रणनीति बनानी चाहिए और अपने डिफेंस मैकेनिज्म को इतना स्ट्रांग करना चाहिए कि कोई ओवैसी या कुछ इमोटिव इश्यूज उसके लिए बहुत चुनौती न बन पाए? शरद जी, कांग्रेस में जो बंटवारा दिखता है हमेशा से, कांग्रेस एक साथ मिलके कोई रणनीति तैयार नहीं करती। ठीक है, कमलनाथ जी का नेतृत्व है, ये बात जाती है कि अनुभवी नेता है, सब है, लेकिन हम अगर देखें तो कांग्रेस में वो एकजुटता नहीं दिखती। कांग्रेस ऐसी कोई रणनीति नहीं बनाती कि कोई ऐसी बॉल आएगी जो हमें बोल्ड कर देगी, उससे बचने के लिए हम किस तरह से खेलें। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी, चुनाव आते हैं कुछ चीज़ें दिखने लगती हैं। आज हम कांग्रेस की मध्य प्रदेश की बात करें, हमें कहाँ एकजुटता दिखी शरद जी? बीजेपी में हम देखते हैं कि मंच पर कुछ भी कारण हो, बीजेपी अध्यक्ष हों, मुख्यमंत्री हों, संगठन महामंत्री हों, ये लोग एक मंच पर दिखते हैं। जब एकजुटता दिखती है तो कार्यकर्ता में उत्साह आता है, उसे लगता है कि हमारी पार्टी एक है। लेकिन जब आप पार्टी में बटे दिखते हैं तो कार्यकर्ता निराश हो जाता है। आपको जीतना किसके बल पर है? कार्यकर्ता के बल पर। जब तक उसे आप तैयार नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि बीजेपी की रणनीति होती है कार्यकर्ता को मजबूत करो, अपना संदेश जन जन तक पहुंचाओ। कांग्रेस इसी मामले में चूक जाती है और पिछले 18 को अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा कांग्रेस को जो नुकसान हो रहा है एक दशक में, उसका बड़ा कारण यही है। जी आशीष जी, आप क्या कहेंगे कि ठीक है, ओवैसी साहब आते हैं, अपने मुद्दे रखते हैं और कांग्रेस के इस आरोप से सहमति असहमति रखना अपनी बात है, लेकिन ये सही है कि अगर कुछ मसले ऐसे उठते हैं जो बीजेपी को लाभ पहुंचाते हैं तो बीजेपी को क्यों ऐतराज़ होगा? होना भी नहीं चाहिए। सियासत भी यही कहती है कि अगर कोई ऐसा मसला सामने आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ चुनौतियां जो ओवैसी अपने बयानों से पैदा करते हैं, उसका जवाब आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने भी देने की कोशिश की, बीजेपी भी कोशिश करेगी। आप इस सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? और विकास की बात करके कांग्रेस बार बार आपको चुनौती देती है बीजेपी को कि आप उससे बचना चाहते हैं, इस पर भी एक छोटी टिप्पणी आपकी। जी आशीष जी। जी देखिए, आप मेरे किसी भी नेता की आम सभा जो संबोधित कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग को देखिए तो आप पाएंगे कि 99% हम गांव, गरीब, किसान, आम आदमी के जीवन में कैसे हमारी योजनाओं ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकाय कैसे परिवर्तन किया, हम इसी की बात करते हैं। तो इसलिए हमारा तो फोकस वैसे ही पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पे है। और कौन सा ऐसा दल है जिसने पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स ऑफ कास्टिज्म और नेपोटिज्म के विरुद्ध एक चर्चा छेड़ी? वो भारतीय जनता पार्टी है 2014 के बाद। और अगर विकास में सही में हमारी असहजता होती तो 2014 से लेकर निरंतर इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता और विभिन्न प्रदेशों की जनता ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया होता। तो कांग्रेस के पास कुछ कहने को नहीं है तो कहते रहते हैं, नहीं तो डिबेट कर लें 2003 से पहले का मध्य प्रदेश, 2003 से 2018 का मध्य प्रदेश, डिबेट कर लें ये 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार और 2020 के बाद भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की चौथी सरकार। हम तो आमंत्रित करते हैं इनको। और लगातार जनता ने उपचुनावों में या जितने भी और चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को जिता के ये स्पष्ट मैंडेट दिया है कि हमारी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट इनकी पॉलिटिक्स ऑफ कास्टिज्म के आगे बेहतर है, 21 है, 35 है। देखिए, अभी अजय सिंह जी बोल रहे थे कि मुझे पता है कि ओवैसी कौन सी बातें करेंगे और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, इसलिए वो हमारी बी टीम है। अरे वो बातें तो दिग्विजय सिंह भी करते हैं, वो बातें तो आपके सज्जन सिंह वर्मा करते हैं, कमलनाथ करते हैं, तो ये तीनों भी हमारी बी टीम है क्या? सच्चाई ये है कि जो वोट बैंक की राजनीति आप करते थे, जिस वोट बैंक को आपने कभी डेवलप नहीं होने दिया, पिछले 2018 के चुनावों में कमलनाथ जी ने मुसलमानों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। और जब ओवैसी आते हैं और आपके पापों का डंका पीटते हैं
कि 75 सालों में आपने मुसलमान को विकसित नहीं होने दिया, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने दिया, तो आपकी वो वोट बैंक खिसकती है, छिटकती है, और उससे अगर आपको बौखलाहट होती है तो अजय सिंह जी ये होनी भी चाहिए। वैसे आप मुद्दों की बात कर रहे थे, तो सबसे पहला मुद्दा तो अगर कांग्रेस के पास कोई है तो अंतर्कलह है। कांग्रेस में जगह जगह लगातार निरंतर आम कांग्रेसी इस्तीफा दे रहा है। ग्वालियर के जिलाध्यक्ष को इस्तीफा सौंपना पड़ा क्योंकि आपने पैराशूट लैंडिंग करके एक प्रत्याशी उतार दिया, और प्रत्याशी वो जिसके पति विधायक, और उन्होंने चुन चुन के अपने ड्राइवर को, अपने धोबी को जब टिकट बांटे हैं तो आम कांग्रेसी ना सिर्फ नाराज है अपितु हतोत्साहित है। तो पहले अजय सिंह यादव अपनी पार्टी की अंतर्कलह निपटाएं, अपने मुद्दों से निपटें, और भारतीय जनता पार्टी की जितनी विकास की योजनाएं उस पर जवाब लेकर आए। 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार, अभी ये मध्य प्रदेश वासी भूले नहीं है, उसका भी आपको जवाब और हिसाब देना पड़ेगा। अजय जी, आप पर जो ये बात कही जाती है कि अक़लियतों की नुमाइंदगी करने वाले लीडर आपके पास कितने हैं? समाजवादी पार्टी के पास अगर आज़म खान है या उसके बाद भी नंबर 2 नंबर 3 है, तो कांग्रेस के पास अगर हम देखें तो आरिफ अकील साहब, और उसके बाद जो युवा पीढ़ी के नेता आपके विधायक हैं, उनको अगर हम छोड़ दें तो ऐसा लगता है कि इसके बाद कौन है ऐसा नेता कि अगर आज ओवैसी भोपाल आ रहे हैं या जबलपुर या मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो आपके पास अक़लियतों की नुमाइंदगी करने वाला कौन सा ऐसा स्टालवर्ट दिग्गज नेता है जिसको आप उनके मुकाबिल खड़ा कर दें और वो उनको बिल्कुल बिफिटेड जवाब दे? देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी और भाजपा में यही मूल अंतर है। हम सर्वहारा वर्ग की राजनीति करते हैं और भाजपा चुन चुन कर किसको उपेक्षित करना है, किसको साइड लाइन लगाना है, और 80-20 क्या होता है बड़े बड़े नेता भाजपा के कहते रहे। कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। भाजपा झूठे दावे कर सकती है लेकिन तथ्य नहीं रख सकती है। मैंने आपको विकास की बात करी, आपने एक विकास की योजना नहीं बता पाए किसी नगर निगम में। 16 नगर निगमों में केवल जुमले दे सकते हैं। मैंने आपको चुनौती से कहा था वाईफाई की घोषणा भोपाल में आपने करी, ग्रीन सिटी की करी, आप देते चुनौती से जवाब कि कितना वाईफाई करवा दिया भोपाल को? करवाया ही नहीं, देते कैसे जवाब? ग्वालियर के अध्यक्ष का झूठ बोल दिया, कोई इस्तीफा नहीं हुआ, हमारे अध्यक्ष बाकायदा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या केवल झूठे तथ्यों से, झूठी बातों से राजनीति करते रहेंगे? मलैया जी के पुत्र ने तो छोड़ दी ना बीजेपी और अपने पैरेलल उम्मीदवार भी उतार दिए। ये होता है झूठ और सच में अंतर। कांग्रेस पार्टी जुमलेबाजी नहीं करती है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जब आप कहते हैं कि भाजपा 7 सालों से चुनाव जीत रही है मतलब जनता का जनादेश है, तो जब आप 50 सालों की कांग्रेस सरकार की बुराइयां गिनवाते हैं तो वो क्या बिना चुनाव के जीती हुई सरकारें थीं? क्या नेहरू जी को जनता का जनादेश नहीं मिलता था? क्या इंदिरा गांधी जी को नहीं मिलता था? तो ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका? भारतीय जनता पार्टी केवल दोहरी बातें, दोहरा चरित्र और BCD टीमें लड़ा के चुनाव जीतना चाहती है। जनता के मुद्दों से भाग रहे हैं आप, और हम आपको हर नगर निगम में एक्सपोज कर रहे हैं। आरोप पत्र भी ला रहे हैं 2 दिन बाद। सभी नगर निगमों में आरोप पत्र सामने होगा। आशीष जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, कुछ सेकंड्स में, 20 सेकंड में आप अपनी बात कह लीजिए जी। देखिए मुझे लगता है कि अगर इनको हर नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां जाननी है तो मेरे पास एक लिस्ट है जिसको मैं पढ़ के बता देता हूं। आपने भोपाल कहा, तो भोपाल में जिस तरह से पिछले 15 साल में विकास हुआ, जिस तरीके से वो ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप हुआ, 5 लाख पेड़ काटे गए। आशीष जी, आपत्ति है मुझे। और स्मार्ट सिटी में 5 लाख पेड़ काटे, मैं चुनौती से कह रहा हूँ। कैसे ग्रीन सिटी हो गई? 50 लाख नए पेड़ लगे, नहीं लगे, नहीं लगे। आप मुझे सरकारी कांग्रेस जो झूठ के बुनियाद से अपनी राजनीति चलती है, जनता भी नकारती है। राजधानी का प्रत्येक नागरिक इस झूठ का गवाह है। स्मार्ट सिटी में 5 लाख पेड़ काटे हैं आपने, जिनके नहीं लगाए गए, नहीं लगाए गए। ये झूठ है। सुन लीजिए जल्दी से जी जी, आपकी बात रिकॉर्ड पे आ चुकी है, आप कह चुके हैं ये बात। जी सुनिए ना, देखिए बहुत दूर नहीं है ना। आप अपना आरोप पत्र लाएंगे, हम अपना घोषणा पत्र लाएंगे जिसमें अपने किए गए कामों को भी सामने रखेंगे और अपनी योजनाओं को भी लेकर जाएंगे। आपके पास वो डॉक्यूमेंटेड होगा। इस आधे घंटे की बहस में, जिसमें 2-3 मिनट में
आप अपने मन के मुताबिक लाएंगे झूठ वो हिसाब बोल के पत्र, बच उसकी थोड़ी घोषणा ना कर सकते दीजिए। हैं। आशीष जी इससे बता ना दीजिए आपको कब वोट लाएंगे वो मिलेंगे, हिसाब ना पत्र। आप जीतेंगे। आशीष जी बस आपके इतना आरोप बता पत्र आ दीजिए गए कब क्या? लाएंगे। चलिए, मुझे चलिए, आरोप पत्र चलिए, आना है, चलिए, कब चलिए। लाएंगे ये बता दीजिए। कब ला रहे हैं नगर जनता निगमों जब का हिसाब जाएगी पत्र? चुनाव में तो बस इतना घोषणा बता पत्र दीजिए, तारीख होंगे, बता हमारी दीजिए। योजनाएं होंगी और उन्हीं चीजों तारीख पर हम बता दीजिए, विकास आशीष पर जी, वोट तारीख मांगेंगे बता और दीजिए। आप फिर धरे के धरे रह तारीख बता जाएंगे। दीजिए। चलिए, आशीष जी मैं कब लाएंगे? कंक्लूड करूंगा तारीख संदीप जी। अरे, चुनाव 6 तारीख को है ना। पहले लाएंगे कि बाद? से पहले संदीप ही जी, आएंगे ना, संदीप क्यों आप जी। बौखला रहे हैं? संदीप जी मुझे आप ये उसके बाद भी बताइए। खाली रहेंगे। 15 महीने की काली कमलनाथ चुनाव के सरकार पहले जिसमें लाएंगे हर कि वर्ग बाद? को छला चलिए, आपने, चलिए, वो मैं एक जनता बहुत को अभी बहुत भी लीडिंग याद है। सवाल से कंक्लूड घोषणा करूंगा। पत्र की बात बहुत लीडिंग सवाल से कंक्लूड करूंगा। मुझे ये बताइए कि क्या बीजेपी तो बहुत साफ तौर पर उसकी धारा राजनीति की साफ है, लेकिन क्या अब ये माने कि मध्य प्रदेश में इन दोनों ही दलों में अक़लियतों की नुमाइंदगी का ये आखिरी दौर है? जी, मुझे लगता है शरद जी वाकई में दोनों ही राजनीतिक दलों में जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके नेताओं का अकाल सा नजर आता है। एक पीढ़ी तो हमें दिखती है लेकिन उसके बाद की पीढ़ी नहीं दिखती। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उस वर्ग की पैरवी करने वालों की मध्य प्रदेश की राजनीति में कमी नजर आएगी। और ये एक घंटी भी है दोनों ही दलों के लिए, बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के लिए, कि आपने भी शायद बीजेपी को देखकर आपने भी राजनीति का वही तरीक़ा अख्तियार किया है कि आज आपके पास अगर कोई चेहरा है तो वो एक बुज़ुर्ग पीढ़ी के नेता हैं आरिफ अकील, और आरिफ मसूद साहब हैं जो आपके दूसरे एकमात्र विधायक हैं भोपाल से ही, और सिर्फ भोपाल से। मालवा निमाड़ जहां अक़लियतों की, अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है, वहां आपके पास कोई लीडर नहीं है। महाकौशल में आपके पास कोई लीडर नहीं है। बुंदेलखंड में आपके पास कोई लीडर नहीं है। तो ये चैलेंज आपके लिए है कि आप दोनों ही तरफ उलझे हुए हैं। ना आप अक़लियतों के महबूब राजनीतिक दल हैं और न ही आप उनसे मुंह मोड़ने वाले राजनीतिक दल हैं। इस मामले में आपको एक बड़े चैलेंज का आने वाले वक्त में सामना करना पड़ेगा, और यही वजह है कि चाहे अक़लियतों की नुमाइंदगी करने का दावा करने वाली ओवैसी साहब की पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या इंडिपेंडेंट हो, आने वाले वक्त में ये कुछ सीटों पर दोनों ही राजनीतिक दलों को खम ठोक कर चुनौती देने की कोशिश तो करेंगे। बहुत शुक्रिया संदीप जी, बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत धन्यवाद आशीष जी। आगे देखिए बंसल न्यूज़ की ख़ास पेशकश धनहा धमतरी। नमस्कार।